हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश मैथ्स। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग इस समय MTS 2022 के इंग्लिश का प्रीवियस पेपर सॉल्व कर रहे हैं। इसके पहले हम लोग 2021 का और 2023 का पूरा करा चुके हैं। 2021 बीच में थोड़ा आधा रह गया था, कुछ कराए थे, कुछ बाकी था, तो जो बाकी सेट थे उनको अब हम कंप्लीट करा रहे हैं। तो अभी हम लोग मई वाला पेपर सॉल्व कर रहे हैं, जून वाला अभी बाकी है, तो 2 दिन बचा हुआ है मई में, उसके बाद जून का करा देंगे। ठीक है, तो आज हम लोग करने जा रहे हैं 17 मई का पेपर। 17 मई का कॉन्सेप्ट 3 है, इसके बाद आपका 18 मई का बचेगा और उसके बाद 19 मई का बचेगा और जून वाले पूरे बचेंगे। ठीक है, तो बस इसका नोटिफिकेशन भी आने ही वाला है, तो शुरू हो जाओ, लगे रहो। एक तरफ से आप SSC का CGL वाला भी प्रीवियस पेपर कर डालो, CHSL वाला कर डालो, स्टेनो का कर डालो, CPO का कर डालो, इंटेलिजेंस ब्यूरो का कर डालो। ठीक है, अगर आप MTS तैयार करते हो तो ज़रूरी नहीं कि केवल MTS के ही प्रीवियस पेपर लगाएंगे, या आप CGL की तैयारी करते हैं तो ज़रूरी नहीं कि आप सारे CGL के CGL लगाएंगे। हाँ, ये ज़रूरी है कि आप CGL के सारे लगा डालें। अगर आप MTS कर रहे हैं तो MTS के तो सारे लगा लेना ज़रूरी है, CHSL कर रहे हैं तो CHSL के सारे लगा लेना ज़रूरी है। लेकिन अगर CHSL के सारे लगा चुके हैं तो फिर CGL का भी लगा डालिए, स्टेनो का भी लगा डालिए, CPO का भी लगा डालिए। ठीक है, आपको पेपर चाहिए, पेपर ज़्यादा से ज़्यादा करिए और कोशिश करो SSC का ही पेपर अगर करने को मिले तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि जो मॉक होता है, मॉक टेस्ट में स्टैंडर्ड कुछ हाई हो जाता है, और जो SSC एग्ज़ाम लेते हैं, SSC के जो प्रीवियस पेपर हैं वो एकदम स्टैंडर्ड होते हैं। ठीक है, चलो, तो PDF आप लोगों ने सॉल्व ही कर लिया होगा। चलो शुरू करते हैं आज का डिस्कशन और देखते हैं आपका पहला क्वेश्चन आज का क्या है। देखो, आज का पहला क्वेश्चन है ना, एरर का क्वेश्चन है। सेंटेंस पढ़ के देखो, लिखा है कि वी नॉट नो एग्जैक्टली व्हेन फर्स्ट स्टार्स फॉर्म्ड। हमको एग्जैक्टली नहीं पता। एक बात तो ये हो गई, वी डू नॉट नो एग्जैक्टली, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। हमें एग्जैक्टली ये बात नहीं पता है, व्हेन मैंने कब या जब। स्टार्स फॉर्म, स्टार्स मतलब जो होता है, जो हमारे तारे हैं, नक्षत्र हैं, वो कब बने। ठीक है कब बने, तो अब फर्स्ट का मतलब क्या हुआ, पहली बार कब बने। अच्छा ये बताओ कि तारे कितनी बार बने हैं। जो तारे बने हैं, जब सौरमंडल की रचना हुई तो कितनी बार सौरमंडल की रचना हुई है। हम तो अभी जानते हैं कि एक बार सौरमंडल की रचना हुई है ना, उसी में डेवलपमेंट होता जा रहा है, होता जा रहा है, होता जा रहा है, एक्सटेंशन होता जा रहा है, फैलता जा रहा है ना। तो जब तारे बने, ये हमें कहना होगा कि व्हेन स्टार्स फॉर्म्ड, ना कि फर्स्ट। फर्स्ट मतलब क्या हुआ अभी एक ही बार तो बने हैं, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड क्या करना, बार बार बने होते तो हम इसको फर्स्ट को लगाते। क्लियर हो गया ना, तो आंसर क्या होगा आपका, थर्ड वाला होगा। ठीक, आई होप कि आपको एक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये खाली जगह है, ब्लैंक है। लिखा आई डिड नॉट डैश एवरीवन ऑल एट वंस। आई डिड नॉट डैश एवरीवन ऑल एट वंस। तो आपको क्या पढ़ना है, देखो लूजिंग, लूज, लूज, लॉस्ट। देखो डिड नॉट को, तो डिड नॉट के साथ क्या लगती है भैया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। कई बार बताया हूँ, ये चीज़ बताने लायक भी नहीं है, आपको तो पता ही होनी चाहिए ना कि डू, डज, डिड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। तो इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी, तब ढूंढो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कौन है, ये लूज है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये ING फॉर्म आप देख रही होगी, ये लॉस्ट क्या है, सेकेंड थर्ड फॉर्म हो गई। ये जो लूज है ये वर्ब ही नहीं है, ये है एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव तो हमें लगाना नहीं है डिड नॉट के बाद, तो ये सब कैंसिल हो गया। आपका एक ऑप्शन बच रहा है, कौन सा, सेकेंड वाला, लूज। ठीक है, आगे आ जाओ। यहाँ लिखा निगेरिया, ठीक है, निगेरिया। आगे लिखा है डैश, ये खाली जगह है, रेस्ट्रिक्शंस इन स्पेस सिंस 2015 इन अ बिड टू बूस्ट लोकल प्रोडक्शन। ठीक, अब यहाँ देखो क्या लगा हुआ है, हैड, हैड, हैज़, ये वर्ब लगानी है आपको। कुछ चीज़ें ऐसे देखो, निगेरिया क्या हो गया, सिंगुलर सब्जेक्ट। ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट होने के नाते इसके साथ हैव नहीं लग सकता, ख़त्म हो गया। अच्छा ये देखो, हैड के बाद क्या लगती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। तो हैड के बाद हैज कैसे लगा सकते हो, हैज जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी। हैड के साथ क्या लगना चाहिए था, हैड लगना चाहिए था, अब ये गलत हो गया। ठीक है, हैज, हैड, तो हैज हो गया, निगेरिया सिंगुलर सब्जेक्ट है, और ये हो गई सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। तो ये सिंगुलर वर्ब है, उसके बाद इस वर्ब के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है, हैज, हैड, तो ये आपका आंसर होना चाहिए, और यही हो ही सकता है, और कोई होगा नहीं वहाँ पे। चलिए फोर्थ नंबर पे आ जाओ। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है। सीरियस की स्पेलिंग करेक्ट है, आंसर नहीं होगा।
पोजीशन में कुछ कमी नज़र आ रही है, नज़र आ रही। क्या कमी नज़र आ रही है? देखो, पहले POSI होगा, फिर TION होगा। क्या होता है? TION होता है। तो T के बाद I नहीं लगा है, इसलिए ये गलत है, और जो गलत है वही आपका आंसर है। ठीक, कंटिन्यू की स्पेलिंग सही है, सोर्स की स्पेलिंग सही है। इसमें कोई ऐसा नहीं जिसकी मीनिंग बताने की ज़रूरत पड़े, तो आगे बढ़ लेते हैं। चलो, अगला क्वेश्चन क्या है? देखो, लिखा है नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड, और इतना दिया है क्या? ब्रैकेट में। ये देखो, यहाँ से ब्रैकेट में है। इसी में इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, और नो इम्प्रूवमेंट नो सब्स्टिट्यूशन भी लिखा है। अगर वो सही होगा तो कोई ज़रूरत नहीं इम्प्रूव करने की। चलो, वी वर आस्क्ड बाई जेम्स आंट, ये हो गया, ये हमारा एक पार्ट हो गया। वी वर आस्क्ड बाई जेम्स आंट, वी के साथ वर्ड लगा, आर लगा, बाई के पास जेम्स आंट लिखा। यहाँ जेम्स आंट तक तो कोई गलती नहीं है। अब यहाँ लिखा कि वेयर सी वाज लास्ट नाइट। वेयर हो गया जगह के लिए, इनडायरेक्ट जब बनाओगे तो यहाँ पे क्या लगा? वेयर एम आई, ऐसे लगा होगा एम आई, तो आई एम इधर चला गया। आई का क्या होगा? जेम्स आंट हो गया, तो सी लग गया, और एम का ये जो अब एम है उसका वाज बन जाएगा। लास्ट नाइट हो गया। ठीक है, तो सेंटेंस में कोई गलती है नहीं, फिलहाल नज़र नहीं आ रही है। वाज सी के बाद लगा हुआ है, ये आस्क्ड पास्ट में है तो ये वाज पास्ट में हो गया। नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड, पक्का। अब अगर क्रॉस चेक करना चाहते हो कि हमारा सही है कि नहीं है, तो इनके इन्होंने जो सब्स्टिट्यूशन प्रोवाइड किए हैं उसको चेक कर लो। तो ये देखो, वाज 2 बार लगा हुआ है, और वाज 2 बार था। मैंने इसको 3-4 बार चेक किया क्वेश्चन पेपर में, मुझे लग रहा था कि शायद टाइपिंग मिस्टेक हो गई, नहीं तो ये दोनों वाज थे ही थे। अब ये याद आओ, जेम्स आंट, वेयर वाज सी। अच्छा, सी के पहले वाज लगाने का मतलब क्या हुआ कि सेंटेंस इंट्रोगेटिव हो जाएगा, और जबकि हम लोग जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के बाद करते हैं। ठीक है, ये गलत हो गया। अब यहाँ लिखा कि जेम्स आंट वेयर सी वाज लास्ट नाइट, ये जो क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है ये इंट्रोगेटिव नहीं रहेगा। जब इनडायरेक्ट बनाते हो तो ये क्वेश्चन मार्क नहीं लगता। ठीक है, ये भी गलत हो गया। फिलहाल नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड, ये हमारा आंसर होगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 में। 6 में क्या करना है? दैट कैन सब्स्टिट्यूट, मतलब दैट कैन सब्स्टिट्यूट मतलब वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है। एक स्टेटमेंट है, इसके बदले में एक वर्ड यूज करो। तो लायबल टू कैच फायर इजीली, कोई ऐसी चीज़ जो आराम से बहुत जल्दी से आग पकड़ लेती है, जैसे गैस हो गया, पेट्रोल हो गया, इन सब में आग बड़ी जल्दी पकड़ती है। तो इनको क्या कहा जाता है? तो कोई भी मटेरियल जिसमें बहुत जल्दी आग पकड़ती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? इनफ्लेमेबल कहते हैं। एक और से देखो, विनाइल का मतलब क्या होता है? हिंदी में बताएं तो क्षम्य होता है। ठीक है ना, और अंग्रेजी में बताए हैं तो क्या हो गया? पार्डनेबल। पार्डन क्या होता है? माफ़ करना। पार्डनेबल मतलब कोई ऐसी चीज़ जिसको माफ़ी दी जा सकती हो, कोई ऐसी गलती जिसको माफ़ की जा सकती हो, जिसको क्षमा किया जा सकता है। ठीक है, एक्सक्यूजेबल होता है, पार्डनेबल होगा। ठीक है, एग्नोस्टिक कौन होता है? एग्नोस्टिक होते हैं संशयवादी। तो संशयवादी कौन होते हैं? ये किसी चीज़ पर श्योर नहीं होते। जैसे पूछा जाता है, ज़्यादातर ये सवाल आता है गॉड के एग्जिस्टेंस पर। वो लोग जो ये कहते हैं कि गॉड के एग्जिस्टेंस के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड या नेचर ऑफ गॉड इज़ बियॉन्ड आवर नॉलेज, वो नॉलेजेबल नहीं है, उसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, हम जान ही नहीं सकते गॉड कौन है और कैसा है। ऐसे लोग एग्नोस्टिक कहे जाते हैं। इनफ्लेमेबल बता दिए, जो कोई ऐसा पदार्थ जो बहुत जल्दी आग पकड़ लेता है। इनकम्ब्यूस्टिबल का मतलब क्या होता है? जो आग में जलता नहीं है। कम्ब्यूस्टिबल इतना ले लो, जो चीज़ आग में जल जाए। आग पकड़ना अलग चीज़ हो गई, आग में जलना अलग चीज़ हो गई। ठीक है ना। तो इनफ्लेमेबल जो होता है ना, जैसे गैस हो गई, पेट्रोल है, डीजल है, मिट्टी का तेल है, ये इन्फ्लेमेबल होते हैं। और कम्ब्यूस्टिबल का मतलब क्या होता है? जो चीज़ें आग में, जैसे लकड़ी है तो आग में जल जाएगी, कम्ब्यूस्टिबल है। एस्बेस्टस होता है, उसमें आग नहीं पकड़ती, आग में वो जलता नहीं, तो इनकम्ब्यूस्टिबल हो जाएगा। तो इनकम्ब्यूस्टिबल का मतलब होता है समथिंग विच कैन नॉट बी बर्न्ड टू एश इन फायर। ठीक, आंसर आपको पता चल गया, 3 वाला है। आगे बढ़ लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 में। 7 में देखो, यहाँ पे नो एरर का ऑप्शन दिख रहा है, इसका मतलब इसमें एरर ढूंढनी है। लिखा है अंटिल फ्यू डेकेड्स अगो, अंटिल फ्यू डेकेड्स अगो रिसर्चर्स बिलीव्ड द मून वाज कम्प्लीटली ड्राई। रिसर्चर्स को ये लगता था कि जो मून है, जो चंद्रमा है, वो पूरी तरह से सूखा हुआ है कुछ डिकेड्स एगो तक।
तो अनटिल नहीं लगेगा, क्या लगेगा? टिल। अनटिल निगेटिव हो जाएगा ना, नहीं लग जाएगा, तो नहीं नहीं लगाना यहाँ पे। यहाँ पे कहना है कि कुछ डिकेड्स, कुछ दशक पहले तक लोगों को ऐसा लगता था। ये तो है नहीं कि कुछ दशक पहले तक लोगों को नहीं लगता था। नहीं लगना का मतलब ये नहीं है ना, कुछ दशक तक उन लोगों को लगता था कि मून ड्राई है एकदम से। तो अनटिल की जगह क्या लगाओगे? टिल लगाओगे तो सही होगा। तो ये रहा आपका सेकेंड वाला ऑप्शन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। 8 में क्या करना है? इडियम है और केवल इडियम ही लिखा है और उसकी मीनिंग बतानी है। टू माइंड वंस पीज एंड क्यूज। अब ये एसएससी में 2023 में 2 या 3 बार पूछा गया है। तो माइंड योर पीज एंड क्यूज का क्या मतलब? व्हाट डू यू मीन बाय माइंड योर पीज एंड क्यूज? देखो, जब आप कहीं जाते हो किसी छोटे बच्चों को लेकर के, कहीं पार्टी वार्टी में अक्सर होता है, किसी घर जाते हो, दोस्तों से घर जाते हो, तो रास्ते भर बच्चे को समझाते जाओगे कि जब तक हम ना कहें कोई चीज़ मत लेना, कोई कुछ देने होने लगे तो मत लेना, वहाँ बहुत कूदना कादना नहीं, किसी चीज़ को बिना पूछे छूना नहीं। रास्ते भर समझाते जाते, इनके पैर छू लेना, उनसे नमस्ते कर लेना, ठीक है, उनके पास ज़्यादा मत जाना, इस तरह के। तो जब आप किसी को ये ट्रेनिंग दे रहे होते हो, तो अब देखो यहाँ क्या लिखा है पहला ऑप्शन में? टू बी पोलाइट एंड केयरफुल इन वंस बिहेवियर एंड स्पीच। ये तो काफ़ी हद तक जो हम बता रहे थे वैसा ही है। टू सुपरवाइज इसमें है ही नहीं, ठीक है ना। मी कमेंट, किसी चीज़ में संशोधन करना, ये भी नहीं है। राइट इंग्लिश अल्फ़ाबेट बिल्कुल नहीं है। ये पीज और क्यूज देख के अल्फ़ाबेट का ऑप्शन दे दिया इन्होंने, धोखा हो सकती है। पहला ही ऑप्शन होगा जो मैं बता रहा था, उसके ज़्यादा सटीक यही है। 9 नंबर पे आ जाओ। इसमें फिर से एरर का क्वेश्चन है, ठीक है, आ जाओ। ड्राट्स इफेक्ट वाटर सप्लाई इन सदर्न स्पेन। जो साउथ स्पेन है वहाँ पे जो सूखा है, जो ड्रॉट है, वाटर सप्लाई को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। अच्छा, ये इफेक्ट क्या है था? ये नाउन है। देखो, 2 होते हैं वर्ड, एक होता AFFECT, ये है हमारी वर्ब, और जो EFFECT है ये है हमारा नाउन। तो अफेक्ट का मतलब क्या होता है? वर्ब। वो अफेक्ट का मतलब होता है प्रभाव डालना, और इफेक्ट का मतलब होता है प्रभाव। तो यहाँ पे क्या लगना चाहिए? यहाँ हमको चाहिए वर्ब चाहिए, तो हम इफेक्ट नहीं लगा सकते, क्या लगाएंगे? अफेक्ट लगाएंगे। तो ये हमारा गलत हो गया, पहला वाला आंसर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। अगला क्वेश्चन है खाली जगह भरने के लिए, ठीक। द भीष्म इंटर्ड देयर लाइव्स, ठीक, उनके जीवन में भीष्म ने एंटर किया। विद हिज डैश लायंस लॉफ। लायंस लॉफ का मतलब होता है शेर की तरह हंसते हुए। ये पता नहीं शेर हंसता कैसे है, ये तो हमको नहीं पता। ये मतलब वही होगा, दहाड़ते हुए बड़ी ऊंची आवाज़ में। विद हिज एलिफेंटाइन लायंस लॉफ, तो ये तो होगा नहीं, हाथी और शेर की दोनों की कैसे होगी। नैरो लॉफ, अब एक बात देख लो, नैरो के बाद क्या लाफ लगा सकते हो? नहीं लगा सकते हो। मोमेंट लाफ क्या हो सकता है? मोमेंट लाफ नहीं होता, मोमेंट्री हो सकता है, तो ये भी नहीं हो पाएगा। क्या होगा? लार्ज लाफ। लार्ज लाफ का मतलब क्या होगा? बहुत जोर से लाफ, तो ये लार्ज वाला हो जाएगा। बड़ी देर तक खूब जोर जोर से हंसे, हा 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 करके, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ले लो। क्वेश्चन नंबर 11 में है डैम्प, अंडरलाइन किया हुआ है, इसका एंटोनीम बताना है। वी विल ब्रश आउट द डैम्प हेयर। ब्रश का मतलब क्या हुआ? कंघी करना। द डैम्प हेयर, डैम्प का हेयर मतलब क्या हुआ? गीले बाल, नहा के अभी अभी आए हैं तो डैम्प हेयर को ब्रश करना। एंटोनीम बताया तो सूखे बाल होंगे, सूखे बाल होंगे तो क्या होगा? ड्रॉटी, ये हो गया ड्रॉटी, ड्राई हेयर, सूखे बाल। सैचुरेटेड का मतलब क्या हुआ? जो खूब पानी सोखे हुए हो। सैचुरेट क्या होता है? कोई चीज़ जब इतना पानी सोख लेता है, मतलब समथिंग विच एब्जॉर्ब्स वाटर इन एज मच क्वांटिटी एज मच इट कैन। उतनी ज़्यादा क्वांटिटी में कोई वाटर को या पानी को सोख लिया हो जितना वो सोख सकता हो, तो उसको कहते हैं सैचुरेट। मतलब जब उसके बाद और ना सोख रहा हो। मॉइस्ट का मतलब भी होता है नम, और स्टिकी का मतलब चिपचिपा होता है, कोई नहीं लगेगा, ये सूखा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा क्या है? हाइंडर्ड है। हाइंडर्ड का आपको साइनोनिम बताना है। लिखा है फोटोसिंथेसिस कैन बी हाइंडर्ड बाय एक्सट्रीम टेम्परेचर्स। अगर टेम्परेचर एक्सट्रीम टेम्परेचर होगा, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होगा, तो फोटोसिंथेसिस क्या होती है? उसमें हाइंडर होता है। हाइंडर का मतलब क्या होता है? बाधा पड़ना, डिस्टर्ब होना। हाइंडर क्या होता है? बाधा पड़ना, डिस्टर्ब होना। हाइंडर है, इम्पीड है, इम्पेडिमेंट आ जाता है, ब्लॉक करना होता है,
ठीक है। तो बहुत सारे वर्ड हैं हाइंडर। इसका साइनोनिम, बाधा डालने वाला कोई वर्ड लिखो। डिस्करेज्ड, डिस्करेज्ड हो सकता है साइनोनिम। टॉलरेटेड, बर्दाश्त करना नहीं होगा। गेन्ड, गेन मतलब हासिल करना, ये भी नहीं होगा। रिवर्ट, पलटना, ये भी नहीं होगा। तो क्या होगा? डिस्करेज, किसी चीज़ को हतोत्साहित करना, किसी चीज़ को कम करना। तो फोटोसिंथेसिस एक्सट्रीम टेम्परेचर में कम होता है, वही हाइंडर का मतलब डिस्करेज करना हो गया। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। 13 नंबर में क्या करना है? नो इम्प्रूवमेंट एक ऑप्शन दिख रहा है, तो इसका मतलब ये जो अंडरलाइन किया हुआ है इसमें इम्प्रूवमेंट करिए अगर ज़रूरत हो तो लिखा है कि दिस हैज़ शार्प डिक्रीज्ड द केसेज ऑफ वाटर बोर्न डिजीज। वाटर बोर्न डिजीज मतलब होता है पानी की वजह से जो बीमारियां होती हैं, जैसे वो होता है ना, कॉलरा वगैरह हो जाता है, उल्टी दस्त शुरू हो जाती है, तो पानी की वजह से जो बीमारियां पैदा होती हैं। शार्प डिजीज, इन्होंने कहा कि ये चीज़ वाटर बोर्न डिजीज की केसेस में बहुत तेज़ी से गिरावट लाई है। तो तेज़ी से, डिक्रीज क्या होगा? डिक्रीज वर्ब की थर्ड फॉर्म है। इसके पहले क्या होगा? आप एडजेक्टिव लगाओगे तो इसके पहले एडजेक्टिव नहीं आना चाहिए था। क्या आना चाहिए था? एडवर्ब आना चाहिए था। वर्ब के लिए एडजेक्टिव नहीं लगता, एडजेक्टिव केवल नाउन और प्रोनाउन के लिए लगता है। वर्ब के लिए एडवर्ब लगाते हैं, तो वर्ब के लिए एडवर्ब लगाएंगे तो शार्प की जगह क्या होना चाहिए? शार्प की जगह होना चाहिए शार्पली। तो कहाँ है शार्पली? एक में है शार्पली, यहाँ शार्पर दिया है, यहाँ शार्प दिया है। तो यो करेक्ट आंसर इज आंसर नंबर 3। ठीक है, चलिए आगे वाले में चलते हैं। 14 में देखो, 14 में क्या कर रहा है कि इसमें आपको बताना है कि ऑल करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। 4 सेंटेंस है, इसमें से वो सेंटेंस छांटना है जिसमें हर वर्ड की स्पेलिंग एकदम से सही है। तो इसमें देखो इंटरप्ट की स्पेलिंग गलत है। इंटरप्ट में देखो क्या होता है? डबल आर होता है। तो ये हमारे काम से गए। आगे देखो यहाँ लिखा है कि पर्सन रिसीव्ड अलर्ट डज नॉट नो हैपेंड, ये एकदम से ठीक है। यहाँ आ जाओ तो इसमें देखो ग्रेटफुल की स्पेलिंग गलत है। ग्रेटफुल जो होता है ना, एहसानमंद, इसकी स्पेलिंग GRATE होता है, फिर FUL होता है, तो टी के बाद ई लगना चाहिए, ये गलत हो गया। अब यहाँ देखो एंडीवर की स्पेलिंग गलत है। एंडीवर में क्या होता है? ENDEA, उसके बाद VOUR होता है। एंडीवर मतलब कोई उपक्रम करना, उद्यम करना, किसी कहीं पैसा, कोई फैक्ट्री वगैरह, इंडस्ट्री वगैरह लगाने में जो रिस्क उठाते हैं उनको एंडीवर करना कहते हैं। तो 3 में तो स्पेलिंग गलत निकल गई, बचा कौन सा? खाली सेकंड वाला। कंफर्म हो? चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में हो। 15 में क्या है? नो इम्प्रूवमेंट एक ऑप्शन में मिल रहा है। नो इम्प्रूवमेंट, इसका मतलब जो अंडरलाइन किया हुआ है इसी में हमको इम्प्रूवमेंट देखता है। द लॉफ्ट इज फिल इन हे फॉर विंटर। लॉफ्ट का मतलब होता है हमारे यहाँ लोकल भाषा में कहते हैं भूसौल। भूसौल का मतलब क्या होता है? वो घर जिसमें भूसा रखा जाता है। ठीक है ना। अ लार्ज हाउस क्या होता है? अ लार्ज रूम होता है टू स्टोर हे और ग्रेन्स, जो अनाज वगैरह होता है किसान के यहाँ, जब मड़ाई होती है तो उसके बाद जो अनाज निकलता है, भूसा निकलता है, उसको एक घर में स्टोर करके रखते हैं, उसी को कहा जाता है लॉफ्ट। ठीक है। तो इज फिल, देखो एक बात तो ये समझ लो कि इज एम आर वाज वर्ब के साथ कौन सी वर्ब की फॉर्म लगती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं लगेगी, वर्ब की सेकेंड फॉर्म नहीं, वर्ब की सेकेंड फॉर्म नहीं लगेगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म लग सकती है, पैसिव वॉइस हुआ तो, और वर्ब की आईएनजी फॉर्म ये लग सकती है, एक्टिव वॉइस हुआ तो इतनी चीज़ें हैं आपकी। तो इसमें फर्स्ट फॉर्म और सेकेंड फॉर्म तो लगना ही नहीं था। तो लॉफ्ट के बाद जो फिल लिखा है वो गलत है, या तो फीलिंग या फील्ड। अच्छा, लॉफ्ट जो है, जो गोदाम है, जो कमरा है जिसमें भूसा भरा गया है, कमरा खुद तो भरेगा नहीं, खुद तो वो काम करेगा नहीं, यानी कि सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है वो पैसिव वॉइस होगा। गोदाम भरा हुआ था, गोदाम ने भर दिया था ऐसा नहीं, गोदाम भरा हुआ था, तो पैसिव वॉइस चाहिए। पैसिव वॉइस का मतलब क्या हुआ कि इज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए, तो क्या लगना चाहिए? फील्ड लगना चाहिए। ठीक है, ना फील्स होगा ना फील होगा, ये सेकेंड वाला ऑप्शन होगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 16 नंबर पे फिर वही खाली जगह हैं, तो स्टेटमेंट पढ़ना पड़ेगा। सम हेल्थ एक्सपर्ट्स ऑप्टिमिस्टिकली आर्गू दैट, कुछ हेल्थ एक्सपर्ट्स ऑप्टिमिस्टिकली मतलब क्या हुआ? बड़े ही आशावादी, होपफुली ये तर्क देते हैं कि डिसइंफेक्टिंग मतलब क्या होता है? जिससे कहीं पे इन्फेक्शन होता है। सपोज करो
दरवाज़ा है, दरवाजे पर 10 लोग हाथ लगाते हैं हैंडल पर, तो उसको क्या करते हैं, कभी सैनिटाइज कर दिया जाता है, तो डिसइंफेक्ट करना होता है। तो डिसइंफेक्टिंग इंडोर स्पेसेज, इंडोर स्पेसेज मतलब आपके घर के अंदर के जो जगह है उसको डिसइंफेक्ट करना विद लाइट। लाइट का मतलब क्या हुआ, उजाले से, सूर्य के प्रकाश से। कुड बी डैश, ये एक बहुत बड़ी चीज़ हो सकती है, ठीक। ये कहा जाता है कि जैसे जब आप घर बनवाते हैं तो कोशिश ये करना चाहिए कि घर के हर कमरे में दिन के किसी ना किसी में, कहीं पे सुबह, कहीं दोपहर, कहीं शाम को, दिन के हर कोने में, घर के हर कोने में लाइट आनी चाहिए। वो भी कौन सी, सूर्य की रोशनी आनी जरूरी होती है। इससे इन्फेक्शन वगैरह का, जहाँ पे अंधेरा रहेगा, जहाँ सूर्य की रोशनी नहीं पहुँचती है, वहीं पर इन्फेक्शन, कीटाणु, जीरे मतलब कीड़े मकोड़े या जो वायरस बैक्टीरिया हैं वो पनपते हैं। तो लाइट जो होता है ना, एक बहुत अच्छा डिसइंफेक्टेंट माना जाता है, यही इन्होंने कहा, ठीक है। तो अगर हम इंडोर स्पेस को, घर के अंदर के कमरों को लाइट से डिसइंफेक्ट करते हैं तो ये क्या होगा, ये एक गेम चेंजर होगा। हाँ, ये हो सकता है, बिल्कुल गेम चेंजर का मतलब बहुत अच्छा प्रभाव डालने वाला, बहुत बड़ा प्रभाव डालने वाला। इंटरचेंजर तो होगा नहीं, इंटरचेंजर मतलब एक चीज़ से दूसरी चीज़ को बदल लिया। हैंड ओवर करने वाला होगा, राउंड अबाउट करने वाला होगा, बिल्कुल नहीं। क्या होगा, ये एक गेम चेंजर होगा, बहुत बड़ा चेंज ला देगा घर में लोगों की हेल्थ पर, ठीक है। अगला है दैट कैन सब्सटीट्यूट, तो ये क्या हो गया, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन का हो गया। ये स्टेटमेंट पढ़ो और इसके लिए एक वर्ड सजेस्ट करो। अ ग्राउंड मतलब कोई ऐसी जगह वेयर द लास्ट फ्यूनरल राइट्स आर परफॉर्म, जहाँ अंतिम संस्कार के आखिरी कर्मकांड पूरे किए जाते हैं। फ्यूनरल क्या होता है, अंतिम संस्कार। रिचुअल का मतलब क्या हुआ, अंतिम संस्कार में जो कर्मकांड किए जाते हैं उसको कहा जाता है। उस जगह का नाम जहाँ फ्यूनरल यानी कि अंतिम संस्कार की आखिरी रस्में अदा की जाती हैं, तो जहाँ जलाया जाता है या जहाँ दफनाया जाता है। तो मोर्चुरी क्या होती है, हॉस्पिटल में जहाँ डेड बॉडी को रखा जाता है। तो ये तो है नहीं, यहाँ कोई कर्मकांड रस्म तो होती नहीं। बैरक क्या होता है, जहाँ पे सोल्जर सैनिक रहते हैं, यहाँ भी नहीं होता ये। क्रीमेटोरियम का मतलब क्या होता है, स्मशान हो गया, स्मशान घाट जहाँ डेड बॉडी को जलाया जाता है। तो ये तो सूटेबल आंसर हो गया, जहाँ पर हम अंतिम सारी विदाई का अंतिम उपक्रम करते हैं। टम्ब का मतलब क्या होता है, मकबरा। मकबरा क्या होता है, मकबरा होता है जब हम किसी की कब्र के ऊपर कोई इमारत बना देते हैं, जैसे ताजमहल। तो ये यहाँ पे अंतिम संस्कार किया नहीं गया है, जहाँ अंतिम संस्कार किया गया है उसके बाद में मकबरा बनाया गया है। अगर एक वर्ड लिखा होता ग्रेव, ठीक है, ग्रेव कब्र, तो आंसर हो सकता था, क्योंकि कब्र पर भी, कब्र वो होगी जहाँ दफनाएंगे तो वहाँ पे सारे अंतिम संस्कार करेंगे, और या क्रिमेशन हो जाएगा। टम्ब तो अंतिम संस्कार करने के बाद बनता है ना, तो टम्ब नहीं हो पाएगा यहाँ पे आंसर। आप लोगों के मन में कहीं आ रहा होगा कि टम्ब तो नहीं हो जाएगा, नहीं, टम्ब नहीं होगा, गलत हो जाएगा टम्ब का आंसर, ठीक है। 18 में आ जाओ। साइनोनिम बताना है किसका, ये ब्रैकेटेड पार्ट का। एलिविएट करना, एलिविएट करना मतलब होता है किसी चीज़ को शांत करना। जैसे आपको बहुत तेज गुस्सा लगी है, मन कर रहा है किसी का सर फोड़ दे, एक गिलास ठंडा पानी पी लो, ठीक। तो क्या होता है, या किसी बच्चे के, छोटे बच्चे के साथ, 6 महीना साल भर के बच्चे के साथ खेलो, गुस्सा खत्म हो जाएगा, गुस्सा उतर जाएगा। ये क्या होता है, ये गुस्से, एलिविएट करना। एलिविएट मतलब किसी चीज़ की सीवियरिटी को, इंटेंसिटी को थोड़ा सा डाउन कर देना, लो कर देना। चलिए अब स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं कि जो हमने बताया है मतलब वही है या कुछ और है। वैसे एलिविएट दिस प्रॉब्लम लिखा है तो अंदाज़ा वही लग रहा है। लिखा है सो कैन आवर कम्युनिटी लीडर्स कम अप विद प्लान, क्या हमारे कम्युनिटी लीडर्स हमारे साथ आ सकते हैं इस प्लान के साथ। प्लान कौन सा है, ऑफ एक्शन। प्लान ऑफ एक्शन मतलब हमारी जो कार्य करने की नीति है, रणनीति कह सकते हो। प्लान ऑफ एक्शन रणनीति है। प्लान ऑफ एक्शन क्या है, टू हेल्प एलिविएट दिस प्रॉब्लम, इस समस्या को एलिविएट करने में, इसकी सीवियरिटी को कम करने में, इस समस्या की इंटेंसिटी को कम करने में हमें मदद करना है। तो अब एलिविएट करने का साइनोनिम बताना है, कम करने का। अग्रावेट करना क्या होता है, उस चीज़ की उग्रता को बढ़ा देना, ठीक है। जैसे किसी को गुस्सा लगी हुई हो, आप उसको मुंह चढ़ा दीजिए या हंस दीजिए, तो क्या हो गया, उसका गुस्सा अग्रावेट हो जाएगा, ठीक है। किसी को गुस्सा लगी है, उसके सामने अपने हाथ जोड़ लिए, तो क्या होगा, उसका गुस्सा एलिविएट हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो अग्रावेट तो यहाँ लगेगा नहीं, एंटोनिम हो जाएगा। फल्टर का मतलब क्या होता है, एनर्जी खोना, ठीक है। तो जैसे होता है तो टू लूज योर स्ट्रेंथ, ये इसका कोई लेना देना नहीं है।
अल्ट्रुइस्टिक मतलब होता है परोपकारी, जो दूसरों का भला करता है, दूसरे का परोपकार करता है, तो ये भी नहीं लग पाएगा। और डिमिनिश का मतलब क्या होता है, कम करना, एलिविएट करना, तो ये डिमिनिश जो होता है वो एलिविएट का क्या हो गया, साइनोनिम हो गया। क्लियर है यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। यहाँ पर भी बता रहा अपोजिट इन मीनिंग। अपोजिट इन मीनिंग किसका, एब्जॉर्ब का। एब्जॉर्ब करते हैं, देखिए मैं पढ़ा रहा हूँ, आप पढ़ रहे हैं, मेरी बातों को आप क्या कर रहे हैं, ग्रहण कर रहे हो। तो जो आप ग्रहण कर रहे हो मेरी बातों को, उसको क्या कहा जाता है, एब्जॉर्ब करना, गेन करना, रिसीव करना, एक्वायर करना, ठीक है, ये सारी चीज़ें हो गई। तो इसमें एब्जॉर्ब में हम किसी चीज़ को ले लेते हैं ना, अपना लेते हैं। परमिट करना तो अलाउ करना हो जाएगा, परमिट करना तो इस तरह करीब करीब साइनोनिम हो जाएगा। ड्विंडल करना, ड्विंडल मतलब क्या होता है जानते हैं, ड्राई अप। ड्राई अप का मतलब क्या था, सूखना, तो ये तो लग नहीं पाएगा। वैसे भी एब्जॉर्ब करने में हम लेंगे कोई चीज़ तो सूखेंगे थोड़े ना। डिसमिस करना, डिसमिस करने का मतलब कैंसिल करना, जैसे आप ले रहे हैं और कैंसिल कर देंगे तो नहीं लेंगे, तो ये अपोजिट हो सकता है। रिकनसाइल का मतलब सुलह हो जाती है, दो लोगों में जैसे झगड़ा है, दुश्मनी है, बाद में मेल मिलाप हो जाता है, सुलह हो जाता है, तो वो आंसर क्या होगा, डिसमिस का आंसर होगा। आगे आ जाएं, क्वेश्चन नंबर 20। तो इडियम दिया हुआ, इसकी मीनिंग बतानी। हार्ड नट टू क्रैक, क्या टफ नट टू क्रैक, तो यही ज़्यादातर पॉपुलर कौन है, हार्ड नट टू क्रैक। हार्ड नट टू क्रैक का मतलब क्या होता है, कोई ऐसी प्रॉब्लम है जिसको सॉल्व करना बहुत कठिन है, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल सा होता है। कोई बहुत डिफ़िकल्ट क्वेश्चन हो सकता है, कोई डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम हो सकती है। तो पहले लिखा अ डिफ़िकल्ट पर्सन, प्रॉब्लम या सिचुएशन। हाँ, तो कोई पर्सन भी हो सकता है, प्रॉब्लम भी हो सकती है, सिचुएशन भी हो सकती है, जैसे कोई बहुत डिफ़िकल्ट है जिससे निकलना बहुत मुश्किल है। तो फर्स्ट इज योर करेक्ट आंसर। अब बचे हैं कौन से, 5 फिलर के। कौन से फिलर हैं, ये क्लोज टेस्ट है। तो इसमें वही पुरानी कहानी, एक पैराग्राफ, 5 खाली जगह हैं, किस जगह पर कौन सा ऑप्शन भरा जाएगा, इसके लिए 4 ऑप्शन मिलेंगे। चलिए इसके लिए एक बार आपको पढ़ना तो ज़रूरी है। लिखा है गार्डेनिया। गार्डेनिया क्या होता है, एक फूल है, एक तरह का एक पौधा है, बहुत महकता है, मतलब बहुत अच्छी खुशबू देते हैं। गार्डेनिया इज़ वन ऑफ द मोस्ट डैश फ्लावर्स, ठीक है, तो सुगंधित पौधा है, महकने वाला है। प्रोड्यूसिंग करता क्या है, प्रोड्यूसिंग वन ऑफ द मोस्ट बिलव्ड सेंट। ये देखो मोस्ट बिलव्ड सेंट, बहुत प्यारी सी सेंट, बहुत प्यारी सी सुगंध पैदा करता है। इन द गार्डन वर्ल्ड, मतलब गार्डन की दुनिया में, बगीचे की दुनिया में सबसे बहुत प्यारी सी महक बिखरता है। फॉल, फॉल का मतलब ये जानते हो, गिरना नहीं, ये क्या हो गया, पतझड़। पतझड़ का मतलब क्या हुआ, जिसमें पौधे पत्तियां गिरा देते हैं। फॉल और स्प्रिंग, या तो बसंत ऋतु, स्प्रिंग क्या होती है, बसंत ऋतु, तो या तो पतझड़ या तो बसंत। इज द बेस्ट टाइम टू डैश दिस श्रब। श्रब का मतलब क्या हुआ, वही पौधा, झाड़ी। इस पौधे को लगाने के लिए सबसे उचित सीजन कौन सी है, सबसे बढ़िया सीजन कौन सी है, या तो पतझड़ में लगा दीजिए या तो बसंत में, स्प्रिंग के समय लगाइए, ठीक है, इन वार्मर क्लाइमेट्स। आगे लिखा है इट आल्सो डैश अ फ्रेग्रेंट, ये एक और तरह की क्या कहता है, एक फ्रेग्रेंट मतलब क्या होता है, खुशबू, खुशबू देना, हाउस प्लांट। आगे लिखा है दो इट कैन बी फ्यूजी अबाउट इंडोर ह्यूमिडिटी। कंटेनर प्लांट्स, कंटेनर प्लांट्स मतलब होता है वो पौधे जिनको हम गमलों में लगाते हैं, वो कंटेनर प्लांट्स होते हैं। कंटेनर प्लांट्स कैन बी डैश आउटडोर्स, जो कंटेनर प्लांट्स होते हैं जो गमलों में होते हैं उनको हम दरवाजे के घर के बाहर भी क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं ड्यूरिंग समर, गर्मी के समय में। एंड रिटर्न टू मॉडरेट इंडोर टेम्परेचर्स इन द डैश, ठीक है, ये हो गया। अब हमें पहले फिलर के लिए क्या करना है, तो पहले हम क्या कह रहे हैं, देखो गार्डेनिया इज वन ऑफ द मोस्ट डैश फ्लावर्स प्रोड्यूसिंग वन ऑफ द मोस्ट बिलव्ड सेंट। इन्होंने कहा कि गार्डन में सबसे एक मतलब बहुत प्यारी सी सुगंध देने वाला पौधा है, तो यहाँ पे क्या लगाओगे, यहाँ पर भी सुगंधित, मोस्ट सबसे ज़्यादा सुगंधित पौधा होगा। तो पल्यूटेड, ये गार्डेनिया बहुत पल्यूटेड फ्लावर है, ये तो बात नहीं हो रही है, फ्रेग्रेंट फ्लावर है, सुगंधित है, महक देता है। सोल्यूबल जो घुलनशील है, तो ये इसमें पूरे पैसेज में कहीं उसके घुलनशील होने की बात नहीं है। स्टेंच का मतलब बदबूदार, तो बदबूदार नहीं होगा, क्या होगा, फ्रेग्रेंट होगा। चले आगे, नेक्स्ट आ जाओ, फिलर नंबर 2। यहाँ पे क्या लगाना है, कह क्या रहे हैं, फॉल और स्प्रिंग इज द बेस्ट टाइम टू डैश दिस श्रब। इस झाड़ी को, इस पौधे को डैश करने के लिए
बसंत या पतझड़ का समय सबसे अच्छा है। तो लगाने के लिए और क्या, लगाने के लिए क्या लगाओगे, प्लांट, टू प्लांट दिस श्रब, पौधों को प्लांट किया जाता है ना, पौधारोपण करना। इसको ट्रेन करना, क्यों, उसको ट्रेनिंग परेड कराएंगे सुबह शाम, कदम ताल लेफ्ट राइट थोड़े करेगा, उसको ट्रेनिंग नहीं देनी है पौधे को। और होस्ट मतलब उसकी मेज़बानी करनी है और स्टैंप करना। यहाँ स्टैंप करने का भी कोई मतलब नहीं है, मुहर लगाना थोड़े नहीं। क्या कहते हैं, इसको, इस पौधे को लगाने का सबसे सही समय ये है। आगे आ जाओ थर्ड नंबर पे। तो थर्ड ये रहा, ठीक है। क्या करना है इसमें, इट आल्सो डैश अ फ्रेग्रेंट हाउस प्लांट। तो यहाँ लिखा है मेक, यहाँ लिखा है मेक्स, यहाँ लिखा है मेड, यहाँ लिखा है मेकिंग। अब देखो सब्जेक्ट कौन है, इट है। इट के साथ मेक तो लगेगा नहीं क्योंकि ये प्लूरल वर्ब है, इट सिंगुलर है, लग नहीं सकता, इनकी कहानी गई। और मेकिंग भी नहीं लगेगा क्योंकि इज एम आर वाज वर्ब कुछ लगा नहीं है, तो ये दो तो निपट गए। ईट के साथ ये मेक्स क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस लगा है, सिंगुलर वर्ब है, ये तो हो सकता है। इट मेड पास्ट में चला जाएगा, जबकि किसी पौधे की विशेषता बताओगे तो पास्ट क्यों होगा, वो पौधा खत्म तो हो नहीं गया है, तो किसी पौधे की विशेषता बता रहे हैं, साइंस है, साइंस प्रेजेंट में रहती है। तो आपका कौन सा ऑप्शन हुआ, 2 वाला हो गया। ठीक, 3 फिलर हम लोग कर चुके हैं। 4 में आ जाओ, इस वाले फिलर की जगह पर क्या लगना चाहिए 4 वाले में। तो स्टेटमेंट एक बार देख लो। इन्होंने कहा कि जो कंटेनर प्लांट्स हैं उनको घर के बाहर, गर्मी के महीने में घर के बाहर डैश किया जा सकता है। तो घर के बाहर क्लासिफाइड किया जा सकता है कि सॉर्ट किया जा सकता है कि सेल किया जा सकता है कि प्लेस किया जाता है, प्लेस, घर के बाहर इनको रखा जा सकता है, तो प्लेस्ड हो जाएगा। सॉर्टेड छांटने के लिए आ जाएगा, सेल कौन, समुद्र में नाव यात्रा चला रहे हो, तो ये तो लग नहीं सकता। ठीक है, तो घर के बाहर इनको प्लेस किया जा सकता है, रखा जा सकता है। आखिरी क्वेश्चन आज का फिलर नंबर 5 है। इसमें क्या करोगे, देखो लिखा है इन्होंने कि जो कंटेनर प्लांट्स होते हैं उनको घर के बाहर गर्मी में रखा जा सकता है, एंड रिटर्न्ड, और इनको रखा, जहाँ कैन बी प्लेस्ड था ना वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो यहाँ क्या होगा, और इनको रिटर्न, वापस रखा जाता है टू मॉडरेट इंडोर टेम्परेचर। इंडोर टेम्परेचर का मतलब क्या होगा, घर के अंदर मॉडरेट टेम्परेचर होना चाहिए, ना बहुत ज़्यादा ना बहुत कम, तो वहाँ उनको रिटर्न को तो वापस ले जाके घर के अंदर भी रख सकते हो। इन द डैश, किस जगह पे, इन द फॉल की, इन द ट्रॉपिक्स, इन द एरेना, इन द क्लाइमेक्स, तो क्या होना चाहिए, इन द फॉल, सॉरी ट्रॉपिक्स नहीं, क्योंकि यहाँ आया है ना पतझड़ के समय में, तो यहाँ पे वही आ जाएगा, पतझड़ के समय में इनको बाहर भी रखा जा सकता है, और दिन में बाहर रखो, उसके बाद क्या करो, अंदर ले जाओ, कमरे के भीतर रख दो, तो फॉल लगेगा। ट्रॉपिक्स क्या होता है, भूमध्य रेखा के ऊपर नीचे वाला क्षेत्र हो जाएगा, गर्म होता है। इन द क्लाइमेट नहीं लगेगा ना, इन द एरेना, एरेना का मतलब क्या होता है, अखाड़ा, कौन पौधे कुश्ती लड़ने जा रहे हैं भाई, पहलवानी तो कर नहीं रहे, तो वो भी नहीं लगेगा, क्या होगा, इन द फॉल। क्लियर है, चलिए। तो अभी हम लोगों ने क्या किया, देखो 25 क्वेश्चन हम लोगों ने अभी सॉल्व किया। ये 25 क्वेश्चन के थे, किसके, 17 मई का शिफ्ट 3 था, तो ये मई का ये 17 हो गया। अभी हमको क्या करना है, मई में 18 का करना है और 19 का करना है, 2 इसमें बचे हैं। इसके बाद जून के बचे हैं ढेर सारे, तो जून वाले भी हमसे ऐसे एक एक करके निपटते चलेंगे। आपके एग्जाम के पहले सारा का सारा खत्म रहेगा, ठीक है। और आपको एक दिन में 2-3 प्रैक्टिस करनी हो तो जो और करा चुके हैं उनको आप प्रैक्टिस कर डालो, ठीक है। इसमें जल्दी नहीं होगा, इसमें तो एक दिन में एक ही करा पाएंगे, क्योंकि रात में 10 बजे आजकल हम क्या करें, रात में 10 PM पर आज हम लोग क्या करें, लाइव क्लास ले रहे हैं। इस समय जो चल रहा है वो कौन सा चल रहा है, 2023 की सारी एरर्स का सेशन चल रहा है। एरर्स में भी हम स्टेनो और CPO सीजीएल करा चुके हैं, CHSL करा रहे हैं, CHSL वाले का भी एक पार्ट करा चुके हैं। आज जो रात में 10 बजे हमारी लाइव क्लास होगी वो कौन सा है, CHSL की एरर्स का पार्ट 2, एरर्स का पार्ट 2 ये करेंगे, ठीक है। इसके बाद हमको लग रहा है हम MTS का करा देंगे, MTS के बाद क्या करा देंगे, MTS के बाद इंटेलिजेंस ब्यूरो करा देंगे। बहुत है भाई कराने के लिए, एरर भरमार एरर हैं, ठीक है, बहुत पूरा ख़त्म हो जाएगा तो 2022 वाला करा देंगे, कमी नहीं है एरर्स की, ठीक है, मॉक करा देंगे। चलिए, तो ये हो गई आज की बातें आपसे जो करनी थी। अब ये सेशन यहीं पर हम लोग वाइंड अप करते हैं,
और अगर वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, लाइक करो। और जो लोग सब्सक्राइब ना किए हों भाई, जब मैं एनालिटिक्स देखता हूँ तो इसमें पता लगता है कि सब्सक्राइबर जितने सब्सक्राइब लोग देखते हैं उससे ज़्यादा वो लोग देते हैं जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं। तो भाई अगर देखते ही हो तो सब्सक्राइब कर लोगे, क्या जाएगा है, लाइक शेयर करो। जबकि लाइक वाइक बहुत कम रहता है, मतलब देख कितने लोग रहे हैं लाइक उससे बहुत कम रहता है। ठीक है, तो खैर ये आपकी मर्जी है। तो चलो फिर अपनी राय दीजिएगा, मिलते हैं फिर रात में 10 बजे। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।